हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप बहुत शानदार, बहुत मजेदार। तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। 16 तारीख को गेट का एग्जाम है और उसके लिए अगर आप लाइफ साइंसेज से हो तो हम लोगों ने लाइव सेशन शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को दो पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2020 और 2019 के। ठीक है। आज रात को 8 बजे अपन सॉल्व करने वाले हैं 2018 का पेपर। पुराने पेपर हम पहले इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि फ्रेश पेपर तुमने मोस्टली किए होंगे, पुराने पेपर से जो रिपीटेशन है वो यूजुअली छूट जाता है। तो इसलिए सेशन जरूरी है, अच्छे से उसको कवर करो। आज जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है मेक और ब्रेक, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आप नेट देने वाले हो अभी मार्च 1 को, दिसंबर 2024 वाला, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। द रीजन इज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 60 मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जो कि आपके बार बार पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा ही झोंकना पड़ा है, तभी जाके ये वीडियो जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा बन पा रहा है। Right. So this is 60 high yielding topics to revise and score 120 plus marks. And this is part one. And the part two will be uploaded tomorrow. Right. So पहले तो देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है हम करने के वाले हैं इस वीडियो में। सो विल बी डिस्कसिंग यूनिट वाइज एनालिसिस करेंगे अपन फर्स्ट 6 यूनिट्स का, जिसमें लास्ट 25 डेज के लिए आपको कितना करना जरूरी है और कितना पढ़ना जरूरी है। उसमें मैं तुमको दोनों बताऊंगा, हाई यील्डिंग टॉपिक कौन से हैं वो वाले, और लो यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं वो भी, क्योंकि हमको हाई यील्डिंग और लो यील्डिंग समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऐसा लेस इंपॉर्टेंट और हाई इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सबसे सवाल आ सकता है। ठीक है। एंड इट विल बी कंप्लीट ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ होगा ये। ठीक है। उसके अलावा हर एक यूनिट का रिवीजन करने के लिए क्विक टिप रहेगी कैसे उसको रिवाइज करना है, और आखिरी में फोकस रिवॉर्ड के नाम पे अपन क्या रखेंगे, फ्री मॉक टेस्ट रहेगी, जिससे आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि भैया हम कहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। दिस इज यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास में है। ये वर्ड बहुत छोटे छोटे, तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तुमको, तो तुम इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बट ये छोटे वर्ड्स जो है, इसका जरूरत ये थी कि मैं समझाना चाह रहा था तुमको है क्या यहाँ पे। ठीक है। तो हाई यील्डिंग टॉपिक की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन्स ऑब्वियसली हाई यील्डिंग है, मेटाबॉलिज्म, एंजाइमोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड मिसलेनियस। और अब इसमें है क्या अर्जेंट, एक एक चीज के अंदर, तो जरा उसको अपन समझ लेते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में सबसे पहले आपका अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स में दो चीजें, स्ट्रक्चर्स और मॉडिफिकेशंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, उसके बेसिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, किस तरीके की चीजें होती है, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब। उसके अलावा फोल्डिंग और स्टेबिलिटी का फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए, बहुत डिटेल नहीं चाहिए। मतलब ग्रो तक ठीक है, बट उससे ऊपर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फाउंडेशनल नॉलेज तुमको होना चाहिए कि अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है तो वो कैसे होगा, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है तो वो कैसे होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में आपको मेनली फोकस करना है आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, उसका रेगुलेशन, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस और ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन से हर बार एक ना एक सवाल फंसता ही है। तो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे रेलेवेंट है, और इसी में ब्लड ग्लूकोज में ग्लाइकोजन की भी बात आ जाती है, ग्लाइकोजन रेगुलेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स में मेनली आपको ध्यान रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल्स है उतना काफी है। हाई एनर्जी कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या होते हैं वो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कितने हाई एनर्जी कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, क्योंकि इस पे कल ही गेट में शायद 2 नंबर वाला क्वेश्चन था जो इसी से रिलेवेंट था। देन वी मूव ऑन टू एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम का इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन से अब उतना नहीं पूछा जाता है। काइनेटिक्स मेजर है, मिक्लिस मेंटन इक्वेशन। एंजाइम के न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स में क्या क्या आ सकता है, वी मैक्स, के एम, वी जीरो रिलेशन के साथ। फिर इनिबिशन जो है आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिबिशन में जो रिवर्सिबल इनिबिशन है उस पर क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। उसमें तुमको अल्फा निकालने का पूछा जा सकता है, 1 + I/K वाला जो सेटअप रहता है, अल्फा इज इक्वल्स टू, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे पास में डीएनए का स्ट्रक्चर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, एसिड के साथ ट्रीटमेंट, बेस के साथ ट्रीटमेंट, बेसिक ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर वगैरह, छोटा मोटा डीएनए के बारे में, और उसके फॉर्म्स, A B Z फॉर्म यूजुअली पूछी जाती है। इनके बेसिक पैरामीटर्स, पिच कितना होता है, हेलिकल सेंस कैसा होता है ना, डायमीटर कितनी होती है, राइस पर बेस पेयर कितना होता है, राइस पर टर्न कितना होता है, ट्विस्ट क्या है, बेसिक आइडिया। फिर आरएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉट्स वगैरह जो होता है आपका वो सारे, हेयर पिन एंड ऑल। मिसलेनियस में, मिसलेनियस में आपके पास में है ऑक्सीजन एफिनिटी कर्व, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का, जिसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन कर्व भी बोलते हैं। हीम बायोसिंथेसिस, डेल्टा ALA की इंपॉर्टेंस, पॉलीसेक्राइड्स के इफेक्ट ऑस्मोलैरिटी के ऊपर,
कि आपका सुक्रोज अगर बन रहा है तो वो ऑस्मोलैरिटी में क्या मेंटेन चेंजेस करेगा, अगर कोई दूसरा पॉलीसेकेराइड आ रहा है तो क्या वो ऑस्मोलर मतलब ऑस्मोलाइट्स के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आखिरी में लिपिड स्ट्रक्चर और बायलेयर फॉर्मेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। बायलेयर फॉर्मेशन वैसे आपका सेल बायो में भी आएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया लेना है कि लिपिड के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉस्फोकोलिन बनाओ, तो फॉस्फोकोलिन तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाना है। अगर मैंने बोला फॉस्फोटाइडल कोलिन बनाओ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। तो ये हुए आपके क्या, ये हुए हाई यील्डिंग टॉपिक्स। अब हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बाद में लो यील्डिंग टॉपिक्स क्या है वो भी देख लो एक बार। लो यील्डिंग टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स, कोई एडवांस चीजें इसमें नहीं पूछी जाती है। स्टेबल इंटरेक्शंस का बेसिक आइडिया तुमको यहीं पे हो जाएगा, जब तुम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ोगे तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बाकी सब कुछ जो एडवांस में सब वेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और रिएक्शन स्पेसिफिक थर्मोडायनामिकली कैलकुलेशन, तो ये सब भी नहीं आते हैं। बहुत ही बेसिक से लॉस पूछे जाते हैं, और वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू वाले रिएक्शन से, या डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, और ये सारे से ही हो जाता है। ये पीएच के बारे में थोड़ा सा बट पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में जो कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे ए बी जेड, हर एक पॉइंट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं अपन, कि उसके अंदर ट्विस्ट भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके अंदर हम ये भी पढ़ रहे हैं कि बेस टिल्ट कितना होता है। ये सारी चीजें ये बहुत ही कम पूछी जाती है, मतलब 5 साल में शायद एक या 2 बार सवाल आया है, उतना कुछ काम का नहीं है। ये ट्विस्ट शिफ्ट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन फोल्डिंग के डिटेल मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक आइडिया पूछा जाता है। ये थर्मोडायनामिकली फेवरेबल, थर्मोडायनामिकली नॉन फेवरेबल, दैट इज इट। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और कुछ ज्यादा इस पे पूछा नहीं जाता है। तो ये था यूनिट नंबर 1 के बारे में, जो आपको लो यील्डिंग टॉपिक और हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बारे में बात की हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी जो है, इसको रिवाइज कैसे करना है यूनिट नंबर 1 को। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट सोर्स है यूनिट नंबर 1 का वो वॉइट है। अगर आपने वॉइट नहीं पढ़ी है तो कोई परेशानी नहीं होना है, जो भी आपने सोर्स यूज किया है बस वही सोर्स आपके लिए यूजफुल है अभी। स्टार्ट हमेशा करना चाहिए प्रोटीन से, स्टार्टिंग फ्रॉम अमीनो एसिड्स, स्ट्रक्चर से, अगर वो तो पहले से याद होंगे अगर रिवीजन में हो तो। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद में एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी में यहीं पे अगर आप चाहो तो आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे हीमोग्लोबिन के बारे में और मायोग्लोबिन के बारे में रीड कर सकते हो। फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब वो वाली मॉलिक्यूलर जो अभी बताई पीछे। फिर मिसलेनियस, और मिसलेनियस के बाद में वापस से प्रोटीन। तो बेसिकली ये एक बेसिक रिवीजन पैटर्न होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवीजन करते वक्त आपको फोकस किस पे करना है, अपने नोट्स, और नोट्स का बिना उनको देखे एक्टिव रिकॉल करना है। मेन फोकस ये है। तुमको पता ही होगा मैं हमेशा जब बात करता हूँ एक्टिव रिकॉल के बारे में। तो ये फर्स्ट यूनिट के बारे में हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड वन। सेकंड यूनिट की अगर अपन बात करें तो सेकंड यूनिट में भी एक सारे कॉन्सेप्ट है। विल स्टार्ट विद द हाई यील्डिंग टॉपिक फर्स्ट। और हाई यील्डिंग टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास में मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो मेम्ब्रेन में मेजरली क्या क्या पूछा जाता है। मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है ना, उसका अरेंजमेंट हर बार ही आता है। ये कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट से मतलब प्रोटीन कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं, लिपिड्स कितने हैं, कैसे क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। फ्लूइडिटी और एसिमेट्री पे सवाल आ जाता है। और लिपिड राफ्ट एक इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पे बनती है, जो फ्लूइडिटी एसिमेट्री को थोड़ा सा अलग तरीके से बताती है। फिर इसके जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ट्रांस मेम्ब्रेन और पेरिफेरल प्रोटीन्स, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बेसिक आइडिया लेना है तुमको, बहुत डिटेल में एक एक प्रोटीन याद नहीं करना है। फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, या हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम। अब इन सब में तुम बोलोगे तो सभी हो गया, नहीं, इनमें आपको इनके बेसिक स्ट्रक्चर और सॉर्टिंग मैकेनिज्म पे फोकस करना है। आपसे बहुत डिटेल में कोई और चीज नहीं पूछने वाला है वो, ठीक है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन का बेसिक्स और मोटिलिटी ऑफ सेल में और मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं पूछूं कि स्पिंडल फाइबर्स क्या है तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर सेल साइकिल, सेल साइकिल में हमारे पास में रेगुलेशन पे मेजरली क्वेश्चन आता है। जैसे V1 एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो तुमको बेसिक माइटोसिस मेयोसिस कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि रेगुलेशन कैसे होता है, तो चेक पॉइंट्स और उनका रेगुलेशन। दूसरी चीज, अरेस्ट कैसे होती है सेल साइकिल, और प्रोग्रेशन कैसे होता है अलग अलग फेजेस में, तो यही चेक पॉइंट्स का डिटेल मैकेनिज्म यहाँ नीचे आएगा। उसके अलावा सेल साइकिल की वर्किंग जो है उसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए, राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट हो गया उसके अंदर। इसके अलावा आपका जो MPF है उसका जीनोपस के एग में जो एक्सट्रैक्ट हम डालते हैं mRNA का प्रोडक्शन करवा के और फिर उसको डालते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो एक्सपेरिमेंट्स टू डिसाइफर वर्किंग ऑफ सेल साइकिल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, जीन एंड क्रोमोसोम आ जाता है इसके अंदर। जीन एंड क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का बेसिक आइडिया। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में बेसिकली आपको समझना है कि हिस्टोन का सेटअप कैसे चलता है, वही चीज आपका क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का फॉर्मेशन करती है, और उसके बाद में जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स कैसे होती है और वो म्यूटेशन कैसे कॉज करवाती है। ये वाली चीजें जो हो गई आपकी, ये यहाँ पे आपका हुआ। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है,
कि ये चीज आगे जाके मॉलिक्यूलर में भी रिपीट होगी, तो यहाँ पे तुमको फाउंडेशनल पढ़ना है यूनिट 2 में, यूनिट 3 में और डिटेल में आएगा। फिर माइक्रो, माइक्रो में आपको मेनली ध्यान रखना है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर छोटा मोटा, कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि पिलाई क्या होती है तो पता होना चाहिए, अगर मैं पूछ रहा हूँ फिम्बरी क्या होती है तो उतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। वायरस का क्लासिफिकेशन, जो बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन यूजुअली वो, और इसके अलावा बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स, और आपका ये बैक्टीरिया डिजीजेस, थोड़ा बहुत डिजीजेस के बारे में भी देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके यहाँ पे ध्यान रखना होता है। फिर इधर आ जाएंगे अगर अपन और लो यील्डिंग टॉपिक पे, यूनिट 2 में। तो लो यील्डिंग टॉपिक क्या है हमारे पास? तो लो यील्डिंग टॉपिक में मेम्ब्रेन के मॉडल्स। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मॉडल्स भी पढ़ के जाओ, यूनिट मेम्ब्रेन भी पढ़ो, सैंडविच भी पढ़ो, मत पढ़ो, कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ फ्लूइड मोजेक मॉडल को अच्छे से करके जाओ, उतना काफी है। डिफ्यूजन मैकेनिज्म के डिटेल्स, बहुत डिटेल में फिक्स लॉ वगैरह के बारे में जाने की जरूरत नहीं है, उतना काफी है। उतना भी नहीं पता तो कोई परेशानी नहीं होना, क्योंकि डिफ्यूजन वगैरह का बेसिक आइडिया तुम जानते ही हो कि वो पैसिव होता है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। हर एक ट्रांसपोर्टर टाइप के डिटेल्स के बारे में पढ़ना, बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। पी टाइप पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, और थोड़ा बहुत जो आपका एफ टाइप और वी टाइप होता है उसका बस बेसिक आइडिया लेके जाओ, बहुत हर एक ट्रांसपोर्टर को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता ऐसा। हर एक ऑर्गेनिज्म जो आपका ऑर्गेनल है, जैसे क्रोमोप्लास्ट है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी के सब कंपार्टमेंट्स, सिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, इतना डिटेल हर एक चीज के बारे में कि कौन सी चीज कहाँ मिल रही है, कैसे बन रही है, नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड। ठीक है। फिर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है आपके पास में जीन्स में, तो माइक्रोसैटेलाइट्स के बारे में बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि आपका यूनिक और रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होती है, उतना बेसिक अगर नॉलेज आपको है तो आप सवाल निकाल लोगे, क्योंकि एट द एंड सवाल में इतना डेटा होता है कि आपको अगर बेसिक आता है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि पढ़ने की तो कोई समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लो यील्डिंग लिखा है, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है। फिर जीन की फैमिलीज, ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स में तुमको ध्यान देना है, ट्रांसपोजोन्स में बस बेसिक तो उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से कवर कर लेना है, डीएनए ट्रांसपोजोन्स कैसे होते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कैसे होते हैं, वो सारी चीजें, और उनके एग्जांपल्स, और उनका सिर्फ एक एक की वर्किंग, एक की वर्किंग, सबकी वर्किंग नहीं। जैसे अगर आपने रेट्रो ट्रांसपोजन पढ़ा तो उसका बेसिक आइडिया ले लो, उसका एग्जांपल ले लो, और उसके बस ये क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर एमटीओसी, स्पिंडल चेक पॉइंट, रेयर काइनेसेस इन सेल साइकिल रेगुलेशन, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपका ये फाउंडेशन क्लियर है इधर वाला बेसिक्स, तो आप ये बना लोगे। पीवाईक्यू जाके देखना सार्थक सीरीज में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इसको। आखिरी चीज, माइक्रोब्स की जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, उसमें बस तुमको जो डिजीज वाले माइक्रोब्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बारे में पढ़ के कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है कि भैया ये एक एक्स नाम का बैक्टीरिया है, ये हमारे ऊपर कुछ काम नहीं करता है, लेकिन बताओ इसमें क्या होगा, नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड। तो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स मत पढ़ो, जिसका हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं है, डोंट रीड दैट। हाउ टू रिवाइज दिस यूनिट? तो टू रिवाइज दिस यूनिट यू हैव टू डू वन थिंग। सोर्स, इसका बेस्ट सोर्स तो होगा एल्बर्ट्स, अगर वो नहीं पढ़ी है तो जो भी लॉडिश से या जिससे भी तुमने पढ़ा है वो अच्छी बात है। मेम्ब्रेन से शुरू करो, पहले रिवीजन, सेल ऑर्गेनल पे चलो, जैसा अपन ने बात करी मेन चीजें वो पढ़ो, फिर सेल साइकिल, फिर जीन्स एंड क्रोमोसोम, और फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हो जाए, अगर वापस से टाइम मिले तो एक बार और रिवीजन, इसमें भी ध्यान क्या रखना है, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करते चले जाना है। जैसे आपने दोनों यूनिट कवर करी, अब दोनों यूनिट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। ये चीज मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताई भी थी 28 डेज के इम्प्लीमेंटेबल प्लान में, तो वहां से देख सकते हो, उसका लिंक मैं इधर डाल दूंगा, हाउ टू मास्टर एंजाइटी अंडर प्रिपरेशन एंड ऑल, उससे तुम इसको समझ सकते हो। देन यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 क्या है आपकी? माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी या फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग टॉपिक देखे एक बार तो वी आर स्टार्टिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर में सबसे पहले एंजाइम्स और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक सवाल आता है। मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म भी स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट को इतना ज्यादा नहीं लोड लेना है, यूकैरियोट पढ़ना है, क्योंकि प्रोकैरियोट बहुत इजीली हो जाता है और प्रोकैरियोट पूछा नहीं जाता है, अब ऐसी बात है क्या करें। फिर रिपेयर मैकेनिज्म, रिपेयर मैकेनिज्म में आपको हर एक रिपेयर के हर एक जीन के हर एक प्रोटीन के बारे में नहीं पढ़ना है, बस बेसिक आइडिया कि बीईआर क्या होता है, कौन से मेजर एंजाइम से, एनईआर क्या होता है, कौन से मेजर एंजाइम से, डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में, कब बीईआर यूज किया जाए, कब एनईआर यूज किया जाए, ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पिक करो, सवाल इससे निकल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, तो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में, क्योंकि ये आता है सवाल। मैकेनिज्म में फिर वही बात आ गई, यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में भी क्लास 2 जीन जिससे पोल 2 का सारा एमआरएनए बनता है, वो वाला। स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम में एसएनआरएनए की इंपॉर्टेंट U1 U6 वगैरह, और उसके साथ में जो एसोसिएटेड हेलिकेसेस होते हैं, जैसे स्प्लाइसियोसोम में जो हेलिकेसेस होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना है।
ट्रांसलेशन में मैकेनिज्म, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। टीआरएनए का रोल क्या है ट्रांसक्रिप्शन में, और एंटीकोडॉन लूप का क्या काम होता है, उस तरीके से बेसिक आइडिया लेना है कि टीआरएनए और उसके अंदर जो एंटीकोडॉन लूप है वो कैसे काम कर रहा है। फिर राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोमल सब यूनिट में 30S, 50S, 70S, 80S, ये सारी चीजें, और इनके बेसिक और भी, जैसे अगर 30S की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास में वो 16S rRNA का इंपॉर्टेंस है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो कुछ इस पर इतना खास नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जीन रेगुलेशन, लैक और टीआरपी ओपेरॉन, उसके अलावा एसओएस रेगुलोन, ये भी इस पे सवाल आया था पिछली बार, एसओएस रेगुलोन, लेक्स ए रैक ए इंटरेक्शन जो कि एसओएस रेगुलोन में होता है। और आखिरी में एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर कि हिस्टोन का मॉडिफिकेशन, और हिस्टोन की जो टेल्स होती है उसके अंदर किस तरीके से मिथाइलेशन हो रहा है, किस तरह से एसिटाइलेशन हो रहा है, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है इन सब के अंदर, तुम्हारा फाउंडेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स, उसके अंदर समस्या नहीं होना चाहिए। और बेसिक्स के अंदर अगर समस्या नहीं है तो तुम कितना भी हैवी क्वेश्चन जो है वो समझ के निकाल सकते हो। बेसिक्स में समस्या है तो फिर समस्या तो आएगी ही आएगी। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, फिर हमारे पास में आरएनए इंटरफेरेंस आता है। आरएनए इंटरफेरेंस में माइक्रो आरएनए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैकेनिज्म देख लो, एक तो आरएनए आएगा, एसआईआरएनए कैसे काम करता है, एमआईआरएनए कैसे काम करता है ना। इसके अलावा पीवीआरएनए क्या होता है, पीवीआरएनए ये छोटे मोटे जो होता है। फिर इसके बाद में ये होने के बाद एमआईआरएनए का प्रीकर्सर कैसे काम करता है, और गाइड आरएनए। गाइड आरएनए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिस्पर से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्रिस्पर से रिलेटेड गाइड आरएनए पे, है ना, उसमें जो गाइड आरएनए काम करता है। देन वी मूव ऑन टू लो यील्ड पे। लो यील्ड पे अगर ध्यान दे तो ज्यादा तो नहीं है इसमें कुछ, बहुत ज्यादा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की डिटेल्स, कॉल वन कॉल टू के डिफरेंसेस, ये सब बहुत कम ही पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, पहले आते थे, चलो ये तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया। हाँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं नेट के लिए बना रहा हूँ। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन क्या है, कैसे है, वो सब आरडीटी में पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, सबके अरे की रिकॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रिवीजन के टाइम पे आपका मेन फोकस होना चाहिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पे, हॉलिडे जंक्शन पे, ब्रांच माइग्रेशन, उतना काफी है। रिपेयर में एनएचईजे, एडीएआर, ट्रांस स्प्लाइसिंग, ये सारे आरएनए प्रोसेसिंग के इवेंट्स स्किप करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हिस्टोन में एमआरएनए प्रोसेसिंग, हिस्टोन का एमआरएनए कैसे प्रोसेस हो रहा है, लोडेड नहीं है। लेमडा फास्ट और उसका रेगुलेशन, स्किप इट, बहुत ही कम चांसेस है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा। और आरएनए के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, वो भी कोई करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनसे सवाल नहीं आएंगे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये बात, बट इससे सवाल आने के चांसेस जो है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके चांसेस ज्यादा है, इसके चांसेस कम है, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोली थी वीडियो की ये बात, है ना। फिर हमारे पास दूसरी चीज क्या है, रिवाइज कैसे करें। तो रिवाइज करने के लिए आपके पास जो सोर्स होना चाहिए वो सोर्स है वॉटसन, मतलब मैं वॉटसन से पढ़ाता हूँ, आई थिंक ठीक ठीक है। अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करना है तो आप फिर यूज कर सकते हो वीवर। वीवर वो एक्सपेरिमेंटल किताब है, थोड़ी सी टफ बुक है वो। तो आप शुरू करेंगे कहाँ से, जीन्स एंड क्रोमोसोम से, जो कि यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हमने। उसके बाद में आप आएंगे डीएनए रिपेयर एप्लीकेशन पे, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग मतलब वही एमआरएनए प्रोसेसिंग। फिर जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन में हिस्टोन वगैरह, फिर ट्रांसलेशन, और फिर आपके पास आरएनए इंटरफेरेंस, और फिर से आप वापस से जीन एंड क्रोमोसोम्स पे चले जाओगे जो कि यूनिट 2 का हिस्सा। एंड दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट द यूनिट नंबर 3 रिवीजन। फिर वही बात, इसके भी रिवीजन के दौरान आपको क्या करना है, नोट्स अपने रखना है, नोट्स के साथ में एक्टिव रिकॉल करते चले जाना है, बिना देखे नोट्स को देखना नहीं है, ठीक है। अगली कहानी, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है, हाई यील्डिंग लो यील्डिंग की, जरा देख लो उसको भी। We'll start with the first thing, host parasite interaction. होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में ना बेसिक्स ऑफ पैथोजन रिकॉग्निशन, जैसे टीएलआर के बारे में तुमको पता होना चाहिए, पैम पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वायरल ऑन्कोजेनेसिस, वायरसेस किस तरीके से ट्यूमर प्रोग्रेशन करवा रहा है, तो E6 E7 के बारे में तुमको शायद पता होगा, जो आगे जाके पीआरबी और पीपी से रिलेटेड है, तो वो हो गया है आपका। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पैथोजेंस, और वो पैथोजेंस कौन से, प्लांट और एनिमल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डिजीजेस करवाते हैं उसके बारे में। इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है होस्ट पैरासाइट पे, इतना मोर देन इनफ होगा ये। देन आपके पास सेल सिग्नलिंग है, सेल सिग्नलिंग में जीपीसीआर, आरटीके, जेक्स्टेट और बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, और साथ में कोरम सेंसिंग के कुछ बेसिक्स, कोरम सेंसिंग कैसे होती है, क्या होती है, सोशलाइजेशन कैसे है इसके अंदर, ये छोटी मोटी बात है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आता है। बट सेल सिग्नलिंग पे पिछले कुछ समय में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि इसको 2 से 3 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि अभी तो पिछले काफी समय से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो तुम जितना कवर करोगे उतना काफी है।
आरटीके में ग्रोथ फैक्टर की सिग्नलिंग जरूर कवर कर लेना, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंडरी मैसेंजर्स इंपॉर्टेंट है। चेक स्टेट में साइटोकाइन की सिग्नलिंग, इंटरफेरॉन गामा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेल जंक्शन में पहली चीज तो आपको टाइप्स ऑफ जंक्शन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। टाइट जंक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, डेस्मोसोम्स क्या है ना। उसके अलावा आपका एंकरिंग जंक्शंस क्या है, तो टाइप्स, उनके कंपोनेंट और उनका रोल, इतना काफी है। इसके बाद में अगर ये हो जा रहा है, इतना बन जा रहा है, तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस समझ लो कुछ कुछ डिजीजेस में, जैसे एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स में डिजीजेस में क्या है सेटअप उसका, वो उतना काफी होगा। देन कैंसर, कैंसर में एक तो टाइप्स पता होना चाहिए अलग अलग, ओरिजिन टिश्यू कहाँ है, मेटास्टेसिस कैसे होता है और स्टेजेस क्या है उसकी, प्रमोशन क्या है और इनिशिएशन क्या है। कैंसर का जेनेटिक रेगुलेशन जो कि आपका सेल साइकिल से ही रिलेटेड होगा, तो सेल साइकिल पहले पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कैंसर समझ सके हमें। और अभी ज्यादातर प्रिवेंटिव थेरेपीज पे काफी पूछ रहे हैं, तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए बस, इम्यूनोथेरेपी का प्रिंसिपल क्या है ना। इसके अलावा अगर आप कार टी लगा रहे हो तो कार टी का प्रिंसिपल क्या है, इम्यूनोथेरेपी का एक टाइप है वो, तो वो इम्यूनो, इम्यूनो अपने आप में काफी लोगों को बहुत पसंद है, बट इम्यूनो की जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है उतनी नहीं है कि हम इसको 2 महीने दे सके। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का है बेसिक्स, इनेट इम्यूनिटी और उसके कंपोनेंट जैसे पीएएमपी और डीएएमपी, हाइपर सेंसिटिविटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में मेजर जो फोकस होना चाहिए आपका वो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स पे होना चाहिए, एमएचसी और कॉमन डिजीजेस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें हो जाएगा काम। ठीक है, ये वाली सारी चीजें ध्यान रखना है। देन वी मूव ऑन टू द लोअर पार्ट, और यू कैन से लोअर यील्डिंग पोर्शन। और लोअर यील्डिंग पोर्शन के लिए अपने को ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या 1 मिनट, चलो भैया। हाँ, तो लो यील्डिंग पोर्शन में हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक पैथोजन के डिटेल्स, जैसे एचआईवी के बारे में डिटेल में पढ़ने लग गए हम, 20-25 पन्ने पढ़ दिए हमने, कोई काम का नहीं है। क्लोस्ट्रिडियम के एंट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। उसके अलावा अलग अलग ट्रांसफॉर्मिंग वायरसेस के बारे में चीजें याद करे जा रहे हैं, कभी पूछा ही नहीं जाने वाला ये कि तुम एक एक चीज का पूरी लिस्ट याद करो, नॉट रिक्वायर्ड। रेयर और लेस कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके पैथोजन अगेन नहीं। टू कंपोनेंट सिग्नलिंग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस उतना काफी है। और उसके अलावा नॉन मॉडल प्लांट स्पीशीज में टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं। कोरम सेंसिंग बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रेन्स में जाके पढ़ रहे हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेसिफिक किसी बैक्टीरिया का आप कीमोटैक्सिस बिहेवियर पढ़ रहे हो, डोंट डू दिस। ठीक है, इसके बाद में हिमेटोपोइसिस, और हिमेटोपोइसिस में हर एक साइटोकाइन को याद करने बैठ गए अपन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता सवाल, बट अगेन ये लो यील्डिंग है। इसके बाद में सेल जंक्शन के डिटेल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ईसीएम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, कि एक चीज पढ़ रहे हैं, निडोजन वगैरह के बारे में, डोंट डू दिस, रिक्वायर्ड नहीं है वो। फिर जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स इन कैंसरस सेल्स कैसे होते हैं, तो डिजीज स्पेसिफिक जेनेटिक अरेंजमेंट, जैसे अगर सार्कोमा बोला तो उसके अंदर क्या है, कार्सिनोम बोला तो उसके अंदर क्या है, डोंट डू दिस। वायरल ऑन्कोजेनेसिस को बहुत डिटेल में लेके चले गए हैं हम लोग। और टारगेटेड ड्रग थेरेपी फॉर स्पेसिफिक सेल टाइप, कि अगर लिवर कैंसर है तो कौन सी थेरेपी लगेगी, इसोफेजियल कैंसर है तो कौन सी थेरेपी लगेगी, ये सब कोई नहीं पूछने वाला है। आखिरी बात, जो लो यील्डिंग है, फिर से कि आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगर आपको आता है तो उतना काफी है, उसके बाद में आप एंटीबॉडी इंजीनियरिंग पे मत बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। टोल लाइक रिसेप्टर की सिग्नलिंग मत पढ़ो रेयर डिजीज में, बेसिक आइडिया लेके जाओ टीएलआर होते क्या है। इम्यून रिस्पॉन्सिव, लेस कॉमन इन्फेक्शन, ये सब कोई नहीं पूछने वाला है, दिस ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तुमको लग रहा होगा कि अरे नहीं आप इसे बता रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लो यील्डिंग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लो यील्डिंग एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी तो सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रिवाइज दिस यूनिट, आई थिंक द सोर्सेज वुड बी ग्रेट इफ यू यूज द ब्रूस एल्बर्ट्स और क्यूबी। तो क्यूबी फॉर योर इम्यूनो, एंड बाकी पोर्शन के लिए आपका ब्रूस एल्बर्ट। स्टार्ट विद सेल साइकिल, जो कि हमने यूनिट 2 में कवर किया था। सेल साइकिल जस्ट पढ़ने के बाद आप कैंसर पे जाओ, क्योंकि कैंसर जो है वो आपका एक डिसरप्टेड सेल साइकिल ही है। फिर सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग के बाद होस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन, बट ध्यान रखना कि इसका आरओआई उतना अच्छा नहीं है। फिर आपका इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में भी बहुत फास्ट है, इसका भी आरओआई उतना अच्छा नहीं है। और फिर सेल जंक्शन इन ईसीएम, और फिर वापस इसको कंबाइन करो। तो ये तरीका है आपका यूनिट 4 को रिवाइज करने का। देन यू हैव यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है आपका क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको भी। या सो या विल स्टार्ट विद सेल फेट डिटर्मिनेशन एंड सेल स्पेसिफिकेशन। सेल फेट डिटर्मिनेशन एंड सेल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मैकेनिज्म क्या है स्पेसिफिकेशन का, ऑटोनोमस क्या होता है, सिंशियल क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, न्यूक्लियर सेंटर का रोल क्या है, स्पेमिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और मॉर्फोजन सिग्नलिंग मैकेनिज्म, अलग अलग मॉर्फोजन की सिग्नलिंग मैकेनिज्म के बारे में बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है, फिर आपके पास में लिम्ब डेवलपमेंट है। लिम्ब डेवलपमेंट में आपको याद रखना है एफजीएफ, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एसएचएस,
सोनिक हेजहॉग, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, ये सारी चीजें। और AER और ZPA की बेसिक इंटरेक्शन क्या है, बस, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें भी। फिर क्लीवेज पैटर्न्स और ग्रेस्टुलेशन की अगर अपन बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस इन डिफरेंट स्पीशीज, फुल ब्लास्टिक किसमें, मीरोब्लास्टिक किसमें, रोटेशनल किसमें, स्पाइरल किसमें, वो सारी। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन, इन्वेजिनेशन, एपिबोली वगैरह, वो सारी चीजें, इस पे सवाल आ जाता है। देन वी मूव ऑन टू एक्सिस फॉर्मेशन। एक्सिस फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस कैसे डिफाइन हो रही है, एबी एक्सिस कैसे डिफाइन हो रही है, ये किसमें पढ़ना है, एम्फीबियंस में और ड्रोसोफिला। एम्फीबियंस अगर छोड़ भी दो तो ठीक ही है, बाकी ड्रोसोफिला तो रिवाइज कर ही लेना। फिर बीटा कैटेनिन का क्या रोल है, WNT की सिग्नलिंग और हॉक्स जीन की पैटर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ी सी ध्यान रखना है। लास्टली रीजनरेशनल बायोलॉजी में तुमको एपीमॉर्फोसिस, मोर्फोलेक्सिस और स्टेम सेल मीडिएटेड किस तरीके से रीजनरेशन होता है उसका बेसिक आइडिया, ताकि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन में शब्दों का क्या मतलब है। और लास्ट में हाइड्रा, प्लेनेरिया और एम्फीबियन जो लेग के लिम्स हैं, उनकी बेसिक आइडिया लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक जीन, हर एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड। लो में अगर अपन आ जाए तो लो में क्या इंपॉर्टेंट है या क्या क्या चीजें हैं जो लो में आ जाएगी, सबसे पहली चीज तो हर एक स्पेसिफिक स्टेम सेल और टिश्यू के बारे में हम रीड करने लग जाएं। ट्रांसजेनिक्स के अलावा, ट्रांसजेनिक्स से अब हम बात करने लगे तो हम बहुत डिटेल में चले जाए, अलग अलग स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स के बहुत कम सवाल आएंगे। फिर ऑर्गन्स जो है, जैसे ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन। अब ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है कि आपने ड्रोसोफिला में तो पढ़ लिया कि भैया आपका ये नॉगिन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, या हंचबैक कैसे काम कर रहा है, लेकिन आप हर एक ऑर्गेनिज्म में पढ़ने लग जा रहे हो, बहुत मुश्किल है, बहुत कम सवाल आने वाले हैं। ठीक है। इम्प्रिंटिंग जो है, इसके लिए बस बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि प्राटरविली क्या होता है या एंगलमेंट क्या होता है, ह्यूमंस में कैसे चलती है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आता है। फिर स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म एग रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, तो इसमें रिसेक्ट और इजुमो के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो काफी है, उससे ज्यादा नहीं। मॉलिक्यूलर पाथवे डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे चल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा एग्रीगेशन मैकेनिज्म डिक्टियोस्टिलम में कैसा है, नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पैटर्निंग जीन्स में आपको ड्रोसोफिला के पैटर्निंग जीन्स पर ध्यान देना है और थोड़ा बहुत एम्फीबियंस। ठीक है। एम्फीबियन का मेटामॉर्फोसिस नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम। फाइलोटैक्सी की डिटेल्स, उनमें जो आपके मॉडल और प्लांट्स नहीं है तो अरेबिडोप्सिस में पढ़ो, फाइलोटैक्सी बाकी में मत पढ़ो। फ्लोरल डेवलपमेंट जीन वो भी अरेबिडोप्सिस में काफी है, बाकी में काम करने की जरूरत नहीं है। एजिंग मैकेनिज्म में हर एक चीज के बारे में, जैसे सर्टियंस या आप टेलोमियर शॉर्टनिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज्यादा ही कम चांसेस है पूछे जाने के। हाउ टू रिवाइज दिस यूनिट, तो इसका रिवीजन की अगर हम बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्नलिंग। एक बार बेसिक का रिवीजन करो, फिर आओ सेल फेट डिटर्मिनेशन पे। सेल फेट डिटर्मिनेशन के बाद जाओ क्लीवेज पैटर्न गैस्ट्रुलेशन, और फिर करो एक्सिस फॉर्मेशन, लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन एंड स्टेम सेल वायरल, खत्म। सोर्सेज गिलबर्ट, अगर वो पढ़ी नहीं है तो फिर वॉलपोर्ट, ये दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो। सब में 6 से 8 घंटे की स्टडी है, 2 से 3 दिन में रिवीजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, हाई में फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में क्या है, ETC, ठीक है, और PS1 और PS2 का रोल। केल्विन साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। हिस्टोमेटल ओपनिंग किस तरीके से होती है, उसका रेगुलेशन रेड और ब्लू लाइट में, इसको फोटोबायोलॉजी के साथ कंबाइन करके पढ़ना है। प्लांट हार्मोन्स में GA, ऑक्सिन, ABA, इनका इंटरेक्शन ग्रोथ में कैसे है, स्ट्रेस में कैसे है। सैलिसिलिक एसिड और जैस्मोनिक एसिड का पाथवे प्लांट डिफेंस में। इसके अलावा फ्लोरिजिन, फ्लोरल लोकस टी, मोबाइल फ्लोरिंग फ्लावरिंग सिग्नल, इसके बारे में सवाल आ सकता है, ये आपका सिग्नलिंग मैकेनिज्म में हुआ। स्ट्रेस में वाटर डेफिसिट, सैलिनिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, ROS का क्या मैकेनिज्म है प्लांट डिफेंस में, और अल्टीमेटली आपका हैवी मेटल टॉक्सिसिटी और उसका डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है। प्लांट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो पीछे से ही रिलेटेड है, यूनिट नंबर 5 से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो इसमें वर्नलाइजेशन एंड रेगुलेटिंग FLC, फ्लोरल लोकस सी। तो वर्नलाइजेशन और FLC हो गया आपके पास। ट्राइकॉम पैटर्निंग एंड जेनेटिक रेगुलेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार इस पर सवाल भी आया था 2 साल पहले, तो यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड ही है ये। और फाइटोक्रोम, फ्लावरिंग में और फोटोपीरियोडिज्म में। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अगेन इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजनस एंजाइम के द्वारा, स्ट्रक्चर और फंक्शन। फिर नाइट्रोजन असिमिलेशन, असिमिलेशन का क्वेश्चन था पिछली बार जून में आपका, ग्लूटामिन सिंथेज और एस्पेराजिन से रिलेटेड। उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म और उनका एसोसिएशन, मतलब फ्री लिविंग कौन सा है, सिम्बायोटिक कौन सा है, नोड्यूल बना के कौन सा रह रहा है, वो सारी चीजें। फिर लो पे आ जाओ भैया, अगर लो की बात करें तो लो में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब लो में क्या है जो लो में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर, थोड़ा सा रुको इसको बड़ा करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, या तो लो में सबसे पहले तो फोटो प्रोटेक्शन की डिटेल्स, जेंथोफिल साइकिल वगैरह और वोलाजेंथिन, जियाजेंथिन, ये तो इतना डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है अभी रिवीजन के दौरान।
C4 कैम पाथवे, इनका सिर्फ जनरल मैकेनिज्म काफी है, बहुत डिटेल में एक एक एंजाइम में रूट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि इससे सवाल नहीं आ सकता, लेकिन हर एक एंजाइम पे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको हिंट दी होगी, हिंट पकड़ना सीखो, नॉलेज से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। अल्टरनेट ऑक्सीडेजेस के डिटेल्स, फोटो रेस्पिरेशन इन C4 नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद में सिंथेसिस पाथवे ऑफ जस्मोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, एक दो बार इससे सवाल आए हैं बट बहुत कम। फिर डिटेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म में आपको जो आपके अलग अलग प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग है उसमें रिसेप्टर पे फोकस करना है और वर्किंग पे फोकस करना है, उससे ज्यादा नहीं। बायोटिक स्ट्रेस, इसमें कुछ स्पेसिफिक होस्ट और पैथोजन के इंटरेक्शंस पे ध्यान देना है, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें क्योंकि कुछ समझ सवाल ही नहीं आने वाला है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जीरोफाइट्स कैसे अपने अंदर मेंटेन करते हैं, हेलोफाइट्स कैसे मेंटेन करते हैं स्ट्रेस को, वो उसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, कौन सा जीन एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्रोटीन बन रहा है, नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बट इन रियलिटी उससे बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आपको इतना करना है कि उनका जनरल बायोसिंथेटिक पाथवे देख लो, टर्पीन वगैरह का क्या है कैसा है, उनका रोल देख लो और उनके एग्जांपल्स, मेजरली तो इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल्स है, लेकिन उनके स्पेसिफिक रोल्स बायोसिंथेसिस और मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं कि एक के देख लो, फाउंडेशनल देखो, काम खत्म करो। सोल्यूट ट्रांसपोर्ट और फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन में, इसमें आपको फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग के फाउंडेशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे फाउंडेशन से मेरा मतलब है सुक्रोज कैसे मूव कर रहा है, क्यों सुक्रोज ही है, सुक्रोज के अलावा कोई और तो नहीं हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था बी में। बट आयन ट्रांसपोर्ट को, मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रांसलोकेशन को और दूसरी दूसरी अलग अलग स्पीशीज के अलग किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। आखिरी चीज, हर एक अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ग्लूटामाइन सिंथेसिस कैसे काम करता है और आपका ग्लूटामेट सिंथेसिस का क्या काम है, कैसे वो काम करता है, GOGAT करके कॉन्सेप्ट होगा, ये कैसे काम करता है उतना काफी है, हर एक अमीनो एसिड के बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नाउ हाउ टू यू शुड बी रिवाइजिंग प्लांट, तो प्लांट रिवाइज करने के लिए स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस एंड एडेप्टेशंस, मूव टू सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग और उसके बारे में आप देखो, जाइलम के बारे में पढ़ो, प्लांट हार्मोन पढ़ो, प्लांट बायो पढ़ लो जो यूनिट 5 से रिलेटेड है, फिर फोटो बायो पे आओ, स्ट्रेस फिजियोलॉजी पे आओ और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और इसको खत्म करो। ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें टेल्स एंड जिगर बुक यूज कर सकते हो आप, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो फिर जो नोट्स आपके हैं आप उससे ही करो, बट प्लीज रिवीजन हमेशा एक्टिव रिकॉल से करना है। और आखिरी चीज, ये है आज की कहानी जो हमने खत्म करी, इसको बहुत ध्यान से देखो, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में मैं थोड़ा स्पीड से बनाया है इस वीडियो को बिकॉज आई वांट कि तुम इसको फटाफट फटाफट से समझो, और आज रात को 8 बजे मिलते हैं और हम सॉल्व करेंगे 2018 का गेट एक्सेल का पेपर। पार्ट 2 जो होगा वो 5th कल मतलब 7 फरवरी को आपका लाइव हो जाएगा। इसके अलावा PVPTS 2.1 499 में अभी लाइव है, टेस्ट सीरीज फॉर CSR नेट, 15 मॉक्स है इसके अंदर, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको देख सकते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट करने के लिए 8962607728 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ये अच्छे से समझो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आई मीन हाई यील्डिंग क्या है, लो यील्डिंग क्या है, वो सब पढ़ के जाओ जो बार बार या जिससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो बस इतना ही है, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर।